सबसे ज्यादा देखो जीन किस में है? जेनेटिक मटेरियल में। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। एक डीएनए बहुत सारे क्रोमोसोम बनाता है, तो क्रोमोसोम से ज्यादा जीन है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, कुछ वायरस, माइकोप्लाज्मा और यीस्ट सेल में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए नहीं आएगा। जीन और अच्छा बी और सी, डी आएगा। हाँ भाई, इसमें कितने लोकस हैं? दो लोकस हैं। ठीक है, यहां तक ठीक। अगला करते हैं ये। इसमें गड़बड़ है, नन आएगा। इसमें क्या गड़बड़ है? नन आएगा, क्योंकि इसमें बोला गया हैप्लॉइड। ये 3n है, ये 2n है, ये 2n है। हमें n चाहिए। नहीं, इसमें भी नहीं बन रहा है। हैप्लॉइड चाहिए भाई। हैप्लॉइड ऐसा कुछ होगा, या ये होगा या ये होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ट्राई हाइब्रिड है तो फिर ये आएगा। ठीक है, 3 लोकस चाहिए। ठीक है, देख लो ध्यान से। डाई हाइब्रिड डिप्लॉइड, जल्दी बताओ। अच्छा, इसमें इसमें ठीक कर देते हैं एक बार। यहां पर एक पे लोकस पे होमो, एक पे हेट्रो। एक पे होमो और दूसरे पे हेट्रो। दूसरे पे क्या है? हेट्रो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म का जीनोटाइप क्या हो सकता है? एंडोस्पर्म 3n होता है, ये 3n है, ये तो 2n है। अच्छा, ऊपर वाला यहाँ पे वाला आएगा। हाँ भाई, या तो ये आएगा या ये आएगा। इसमें ज्यादा सही है ये, क्योंकि ये मेल गैमेट, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये दो जेनेटिकली सेम है। बैक्टीरिया पे जीन डी, सही है। बैक्टीरिया पे जीन, बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, दिखेगा नहीं और फिर बता नहीं पाएंगे हम। थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे नहीं बैठेगा कोई भी, पोल के पीछे ना बैठो, आगे आ जाओ। डाउट पूछ पाओगे कुछ? क्या रहेगा? कंसंट्रेशन उधर रहेगी, नहीं तो ये वाला करो जल्दी क्वेश्चन। कौन सा वाला बेटा? ये 8 में बेटा ऑल आएगा ना। अब मेरी बात सुन। डायहाइब्रिड डिप्लॉयड, दोनों कैरेक्टर होमोजाइगस, ये हो गया। ठीक है। बोथ लोकस हेट्रोजाइगस, ये हो गया। एक होमो एक हेट्रो, मतलब या तो ये हो गया या ये हो गया, या इसको भी लिख सकते हो। समझ आ रहा है? एक होमो एक हेट्रो, तो ऑल आ जाएगा। डायहाइब्रिड डिप्लॉयड के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आगे जाएंगे, इसके आंसर्स बताएंगे। सबसे पहले ये देख लो, हैप्लॉइड मींस, जल्दी जल्दी, हैप्लॉइड मींस, जल्दी, हैप्लॉइड का क्या मतलब है? ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड में होते हैं, हो सकते हैं। 2n अगर 20 है तो n20 आ जाएगा, ये इवन हो गया। अगर अच्छा 10 आ गया, इवन दिख रहा है ना। 2n इज इक्वल टू 42 है, तो n21 आ जाएगा। तो हैप्लॉइड ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, और एक सेट होगा पूरा ये। यस, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? ऑल आएगा। अरे समझ आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। ऑल क्यों आएगा? समझ में आ गया। हैप्लॉइड ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। डिप्लॉइड हमेशा इवन होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई हैप्लॉइड। ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, ए आंसर आ गया। डिप्लॉइड, ये n है, ये n है, ये 3n है, ये 2n है। देख लो ध्यान से। ट्रिप्लॉइड, ये आएगा, ये 2n है, ये देखो दो दो हैं इसमें, 2n है, ये सी आएगा इसका। क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? असल में ट्रिप्लॉइड देखते ही कुछ का इसको मार्क करने का मन करेगा, बी को। ठीक है, क्लियर है? बी को मार्क करने का क्यों मन करेगा? क्योंकि उनको ऐसा लगे इससे दिखने में दिक्कत हो रही है? अब ठीक है, यहां से तो नहीं दिक्कत हो रही है किसी को? ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। बोलो बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसको लिखेंगे हम लोग फटाफट से। जीनोटाइप,
जेनेटिक मेकअप, छोट जल्दी जल्दी से लिख लो। जीनोटाइप किसको बोलेंगे? जेनेटिक मेकअप। अब जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप किसका है? डिप्लॉयड का, यस। और ये वाला जो है, इसको ठीक करते हैं, ये वाला जो है, ये वाला डिप्लॉयड है, पर हमारे पास डाई हाइब्रिड है। ये वाला क्या है? डिप्लॉयड है, डाई हाइब्रिड है, यस। ये क्या है? डिप्लॉयड और डाई हाइब्रिड है। ये समझ में आ रहा है? तो जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप। अब सुने ध्यान से, हमारे पास कैपिटल टी और कैपिटल आर जो है, ये डाई हाइब्रिड है पर हैप्लॉइड है, यस। तो ये किसका जीनोटाइप हो गया? हैप्लॉइड का जीनोटाइप हो गया। किसका जीनोटाइप हो गया? हैप्लॉइड का जीनोटाइप हो गया। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं यहां पे कि ऐसा जीनोटाइप बताओ जिसका नॉट शो फिनोटाइप, ध्यान से सुनना जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, मैंने यहां लिख दिया टी आर, मैंने यहां लिख दिया टी स्मॉल टी, मैंने यहां लिख दिया टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका आंसर क्या आएगा? बी। रीजन क्या है? मेरी बात सुनो, ये गैमेट है, ये गैमेट है, ठीक है, बाकी के सारे डिप्लॉयड है। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, अगर आप देखो इस क्वेश्चन का डीप मीनिंग क्या है। डीप मीनिंग इस क्वेश्चन का ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कौन से जीनोटाइप का फिनोटाइप नहीं दिखेगा, ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में हमारे पास सारे सेल डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड चीज का फिनोटाइप दिखेगा। पर जो हैप्लॉइड है, गैमेट है, उसका फिनोटाइप नहीं दिखता है। फिनोटाइप क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसमें जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं करती जब तक वो जाइगोट नहीं बनाता। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड स्टेज का फिनोटाइप नहीं दिखता। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर यही बात मैं एल्गी के लिए लिखता कि जीनोटाइप विच शो फिनोटाइप, तो ये आंसर होता, क्योंकि एल्गी हैप्लॉइड होती है। किसी को समझ में आया? नहीं। मैंने क्या बोला? जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, भैया इधर ध्यान रखो, जेनेटिक चल रहा है, आप समझो। हाँ ना, इसमें पूरा तोता कबूतर सब उड़ता है, प्लीज ध्यान रखो प्लीज। ठीक है, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का सीधा मीनिंग ये है कि जीनोटाइप सबका होता है, फिनोटाइप उसका होगा जो एक्सप्रेस करेगा, दिखेगा। हमारी बॉडी में सिर्फ डिप्लॉयड चीजें ही दिखती हैं, हैप्लॉइड एक्सप्रेस नहीं करता, गैमेट एक्सप्रेस नहीं करता। बात समझ में आ रही है? एल्गी में हैप्लॉइड एक्सप्रेस करता है, डिप्लॉयड की मियोसिस हो जाती है, जाइगोट स्टेज की क्या हो जाती है? मियोसिस हो जाती है। तो एल्गी में जाइगोट जो है वो कुछ बना नहीं पाता, तुरंत मियोसिस हो जाती है। ठीक है, इस बात का ये मतलब है। तो जीनोटाइप में सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, जीनोटाइप गैमेट का भी होता है और डिप्लॉयड का भी होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे जो शब्द है हमारे पास टॉल, ड्वार्फ, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। ये सब क्या है? फिनोटाइप। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जो दो एलील हैं या दो फैक्टर है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर, यस, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसको हमने बोल दिया होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है? कि जो दोनों एलील हैं, बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर, वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है? अब इसमें हेट्रोजाइगस में समझो ध्यान से, ये हेट्रो है, मुझे दिख रहा है। अब यहां पर क्या है बेटा? एक लोकस पर हेट्रो है, यस, और दूसरे लोकस पर होमो है। ये समझ में आ रहा है? होमो है इस लोकस पर, यहां पर दोनों लोकस पर क्या है? हेट्रो है। तो हेट्रो भी दो तरीके का होता है। अगर मोनो हाइब्रिड है तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डाई हाइब्रिड में कई चीजें बनती हैं। क्या दोनों लोकस पर हेट्रो है? क्या एक पर होमो है, दूसरे पे हेट्रो है? समझ आ रहा है? बोलो। हेट्रोजाइगस के लिए आपको डिप्लॉइड चाहिए। जाइगस मतलब जाइगोट। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस गैमेट के लिए नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? किसके लिए बोलोगे? डिप्लॉइड के लिए बोलोगे। हेमीजाइगस इट इज फॉर गैमेट, इट इज फॉर गैमेट, इट इज फॉर गैमेट। गैमेट जो होता है वो हमेशा प्योर होता है। देखो, अगर आप जाइगोट की बात करते हो
तो वो प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, पर जो गैमेट होगा वो हमेशा प्योर होगा। मतलब उसमें किसी भी कैरेक्टर का एक ही फैक्टर है, या तो सिर्फ आर है, या इस वाले का टी है और दूसरे वाले का आर है, तो उसमें हेट्रो होमो होता ही नहीं है। उसे हम क्या लिख सकते हैं, हेमीजाइगस लिख सकते हैं, या पूरी तरीके से प्योर लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कंप्लीटली प्योर कौन होगा, जिसके पास किसी कैरेक्टर की दो में से एक होगी, और वो गैमेट होता है। गैमेट में होमो हेट्रो नहीं हो सकता, समझ आ रहा है? गैमेट में होमो और हेट्रो नहीं हो सकता। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, प्योर होता है गैमेट। गैमेट किसी भी चीज के लिए 100% प्योर होता है। क्लियर है? क्लियर है, इसलिए उसको हैमी लिखते हैं। हैमी मतलब आधा। हैमी का मतलब समझ में आ रहा, आधा। जाइगोट मतलब जाइगोट का आधा, तो गैमेट होगा। ये क्लियर है बेटा? ये कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी। अब देखो ध्यान से, डोमिनेंट क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। डोमिनेंट क्या होता है, जो एक्सप्रेस कर जाता है, एक्सप्रेस करता है दोनों केस में, बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस केस में। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जब हम उसको एक्सप्रेस करा देते हैं, होमोजाइगस मतलब इसमें, हेट्रोजाइगस जब इसमें, रिसेसिव क्या एक्सप्रेस करता है, करता है, लेकिन एक्सप्रेस करता है ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव क्या होगा, जो सिर्फ किस में एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। क्या यहां तक कोई डाउट है? लिखी हुई डेफिनेशंस क्लियर है सबको? डोमिनेंट दोनों में करेगा, रिसेसिव होमोजाइगस में करेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, सही है? हेट्रोजाइगस होमोजाइगस समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी चीज को लिख दूं डबल होमोजाइगस, डबल होमोजाइगस डायहाइब्रिड डबल होमोजाइगस, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। डबल से मतलब डायहाइब्रिड है, नहीं डबल से, हाँ डबल से मतलब डायहाइब्रिड है। और मैं क्या क्या लिख रहा हूं, डबल होमोजाइगस का मतलब दोनों पर होमो होगा। यस, दोनों पर क्या होगा हमारे पास, होमो होगा। तो इसका मतलब ये भी बन सकता है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल। ये चारों क्या है, होमोजाइगस है डबल, मतलब दोनों लोकस पर क्या है, होमोजाइगस है। समझ में आ रहा है? इसके लिए वर्ड कैसे लिखेगा, अ डबल होमोजाइगस प्लांट इज क्रॉस्ड विद इट रिसेसिव। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अ डबल रो होमोजाइगस प्लांट इज क्रॉस्ड विद इट्स रिसेसिव। समझ आया? समझ आया? अब कह रहा है कि F2 बताओ, तो इसका मतलब पहले इसका F1 आएगा, फिर F2 आएगा। ठीक है, वो ऐसे बोलेगा। अब वो बोलेगा एक प्लांट है जो टॉल राउंड है, ध्यान सुनेंगे, एक प्लांट है जो टॉल राउंड है, टॉल वाले पे होमो है, दूसरे पे हेट्रो है। तो टॉल वाले पे होमो मतलब ये, दूसरे वाले पे हेट्रो मतलब ये। समझ आ रहा है? ये ऐसे दिमाग लगाना आपने क्वेश्चन करते वक्त, नहीं तो क्या होगा, स्टेटमेंट में फंस जाओगे। क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट में फंस जाओगे। ठीक है, नोट करो जल्दी, आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं बोला उसने, उसने बोला है देख, अ डबल होमोजाइगस इज क्रॉस विद इट्स रिसेसिव। अब डोमिनेंट बोला उसने। समझ में आया? जब उसने बोला इट्स रिसेसिव, इसका मतलब ये वाला डोमिनेंट है। हाँ, वो चारों डबल होमोजाइगस। बेटा क्वेश्चन जेनेटिक्स में स्टेटमेंट में फंस जाते हैं। हाँ, गैमेट का फिनोटाइप नहीं दिखता है, हैप्लॉइड में नहीं दिखता है, एक्सेप्शन है। उसमें तो दिखेगा ही, जब तक ऑर्गेनिज्म नहीं, मेरी बात सुन, पार्थेनोजेनेसिस में एग में दिख रहा है कि उससे ऑर्गेनिज्म बना, उसमें दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए। वहां ऑर्गेनिज्म बन गया ना, ड्रोन बन गया ना ऑर्गेनिज्म, अब दिख जाएगा। तो क्या स्पर्म से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है? नहीं, स्पर्म से क्या बन रहा है, जाइगोट। समझ आ रहा है? यस। भाई जल्दी, लिखते वक्त थोड़ी फुर्ती दिखाइए। हम्म। क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा जीनोटाइप जिसका फिनोटाइप नहीं दिखेगा, अगर कोई डिप्लॉयड चीज है तो उसका फिनोटाइप दिखता है, हैप्लॉइड का फिनोटाइप क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट होता है, गैमेट का कोई फिनोटाइप नहीं होता है।
फिनोटाइप मतलब बाहर थोड़ी दिखता है वो तो उसके अंदर जीन है सिर्फ। वो जब जाइगोट बना के उससे ऑर्गेनिज्म बनता है तब फिनोटाइप दिखता है ना। अब समझ में आया? हाँ हाँ, ह्यूमंस के लिए सही, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है हाँ। हाँ वहां दिखेगा। हाँ अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो डिप्लॉयड का नहीं दिखेगा, एल्गी के लिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं ब्रायोफाइट के लिए बात करूं तो उसमें दोनों स्टेजेस मल्टी सेलुलर है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, तो उसमें दोनों का दिखता है। ठीक है हैमी मतलब आधा, जाइगोट का आधा। हेमी जाइगस हैप्लॉइड, जाइगोट का आधा हैप्लॉइड होगा। मैंने ये नहीं बोला मोनो हाइब्रिड होगा, मोनो हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी आर भी हेमी ही है। हाँ डाई हाइब्रिड है। बेटा दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सबके कॉन्सेप्ट आते हैं, एक जेनेटिक्स एक एवोल्यूशन। ठीक है यस। चलिए चालू करते हैं आगे, जल्दी फास्ट, थोड़ा फास्ट रहेंगे, जल्दी जल्दी से लिखेंगे भाई, मेरे से बातचीत करो। कुछ पूछना है? देखो भाई, जो बच्चे ये सोच के आए होंगे कि कल पिज्जा मिला था आज भी मिलेगा, है ना, ऐसा मत रखना। ठीक है हाँ हाँ, इस चक्कर में मत आया करो। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, देखो बेटा अगर आप सुनो मेरी बात सुनो, आप मान लो आप बात करोगे सिलेबस छूटेगा, ठीक है, तो मैं हो सकता है आपको दो डबल पिज्जा खिला दूं, फिर मैं दो चैप्टर कम कराऊंगा। अब आप ये सोच लो तुम्हें पिज्जा खाना है चैप्टर करने हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने तीन खिला दिए तो मैं इक्वालजी नहीं कराऊंगा। पांच खा लो, मैं आज चला जाता हूं। पढ़ लो चुपचाप, है, चुपचाप पढ़ लो इसलिए, है? करो चुपचाप, पहले नहीं खिलाऊंगा। नहीं, पढ़ाई करेंगे चलो। लिख लिया? जो समझदार है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं खिलाऊंगा मैं। हाँ आ जाओ, चलो, है, दिख रहा है, जल्दी लिख यार। अच्छा एक चीज और है भाई, ये पुराने वाले नोट से मैच नहीं करेंगे, नहीं करेगा मैच, बीच से अब बाद से मैच करने लगेगा, थोड़ा आगे से मैच करेगा, अब नहीं, अब करेगा यहां से। लिख ले यार, क्या कर रहा है घर, यहां पे भी तो खाली बैठा है, जल्दी लिख बस, इतना है। ठीक है जल्दी, चले पढ़े, आ जाओ, थोड़ा फास्ट रहेंगे। देखो सुन लो पहले, सुन लो पहले, सुन लो सारी चीजें, फिर हम लिखेंगे। और ये क्या है, ये सिर्फ डेफिनेशंस है, पर डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आएगा तो भी गलत होता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जब हम जेनेटिक्स को डिफाइन करते हैं तो हम जेनेटिक्स को बोलते हैं ये ब्रांच ऑफ स्टडी है। हम जेनेटिक्स को क्या लिखते हैं, ये एक ब्रांच है किसकी, स्टडी की, ब्रांच ऑफ स्टडी जो डील कर रही है, विच डील्स विद, किससे डील कर रही है, विद, यहां पर दो चीजें हैं, एक है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, और दूसरी चीज है वेरिएशन। मतलब क्या हुआ, जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो डील कर रही है दो चीजों से। अब पहली बात अपने दिमाग में बिठाओ और इसको याद रखना कि जेनेटिक्स की पढ़ाई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ बच्चा कंसीडर नहीं करते, ये इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में उसने लिखा है, उसने क्लियर बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो वेरिएशन नहीं देता। ये समझ में आ रहा है? पहली बात ये क्लियर हो गई, दूसरी बात पे आ जाते हैं। अब यहां पर मेरे पास एक टर्म है और वो है हेरिडिटी, ठीक है, तो जेनेटिक्स तो ब्रांच हो गई, हेरिडिटी और एक इनहेरिटेंस है, दोनों में फर्क क्या है सुनो, ध्यान सुनना। हेरिडिटी क्या होता है बेटा, हेरिडिटी होता है, या तो आप लिख दो कि ऐसी ट्रेट, देखो हेरिडिटी के साथ आप कोई वर्ड भी लगा सकते हो, आप लिख सकते हो पासेज ऑफ ट्रेट पेरेंट से प्रोजेनी में, ट्रेट फ्रॉम
पेरेंट टू प्रोजेनी, इसको हेरिडिटी कह रहे हैं। या आप ये लिख सकते हो, हेरिडिटी का मतलब होता है, या हेरिडिटी ट्रेट का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, जेनेटिक्स एक ब्रांच है, हेरिडिटी का मतलब होता है जो अगली पीढ़ी में जा सके। ठीक है। इनहेरिटेंस होता है प्रक्रिया, प्रोसेस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारे पास, ध्यान सुने, हमारे पास जो हेरिडिटरी ट्रेट है, जो हेरिडिटरी ट्रेट है, वो पास होते हैं, पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कैसे? बाई द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। हेरिडिटी जो है उसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो पेरेंट से बच्चे में जा सकती है। मेरी बात समझो, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। ट्रेट का मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो डिजीज वाला भी हो सकता है, नॉन डिजीज भी। जैसे कान फ्री और फ्यूज, ये ट्रेट है पर कोई बीमारी नहीं है। सिक्कल सेल अनीमिया ट्रेट है पर बीमारी है। तो ट्रेट कैन बी डिजीज और नॉन डिजीज, ये क्लियर है? ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना या जा सकना। इनहेरिटेंस का मतलब है वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो जाता है। क्लियर है? उसको हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। अब यहां पर हमें समझना है वेरिएशन किसे कहते हैं। नो, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? अंतर। तो वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस। डिग्री ऑफ डिफरेंस, किसके बीच में अंतर निकालना है हमें। ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास ये दो पेरेंट हैं, ये दो पेरेंट हैं हमारे पास, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है, ये इनके बच्चे हैं। हमें डिफरेंस निकालना है बच्चे का दोनों पेरेंट से। मैं बार बार लिख रहा हूं दो पेरेंट, क्यों? क्योंकि हम ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर बिल्कुल कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन ऑफस्प्रिंग, बच्चों के बीच में, और किसके बीच में? एंड पेरेंट के बीच में। उसके अलावा, उसके अलावा टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट, टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट, सेम पेरेंट्स के बीच के दोनों बच्चों के बीच में भी आप अंतर देख सकते हो। तो वेरिएशन इन दोनों के बीच में देख सकते हो, और इनका मां बाप के साथ क्या अंतर है ये देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं, जेनेटिक्स बात करती है समानता और असमानता की, मतलब क्या हुआ? जेनेटिक्स कहती है कि मैं बात कर रहा हूं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। तो इनहेरिटेंस से समानता जा रही है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या जा रही है? वेरिएशन जा रही है। ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में वेरिएशन को दो तरीके से बताया गया है। एक बताया गया है कॉन्टिन्यूअस, और एक बताया गया है डिसकंटिन्यूअस। इसको समझ लो, क्योंकि ये आपको एवोल्यूशन में यूज करना है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो मेंडल ने ट्रेट दी थी उसमें टॉल और ड्वार्फ दो अल्टरनेट थे, सिर्फ बीच में कुछ नहीं था। समझ में आ रहा है? सिर्फ टॉल था और सिर्फ ड्वार्फ था, बीच में कुछ नहीं था। तो जो मेंडल के ट्रेट थे, मेंडल के ट्रेट थे जिसमें हमारे पास दो एक्सट्रीम फॉर्म थी, दो क्या थी? एक्सट्रीम फॉर्म थी। तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने डिसकंटिन्यूअस बोल दिया। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ टॉल है एंड ड्वार्फ है, नो इंटरमीडिएट, इसके बीच का कुछ नहीं है। एक की हाइट एक 10-100 सेंटीमीटर है, दूसरे की 50, कोई 60 सेंटीमीटर का नहीं है। ऐसे ट्रेट को, ऐसे कैरेक्टर्स को, वेरिएशन को क्या बोलते हो? डिसकंटिन्यूअस बोलते हो। अगर यहां पर सारे लोग, मान लो सारे लोग व्हाइट स्किन के होते तो उसे वेरिएशन नहीं बोलते, उनमें से कोई एक होता तब वेरिएशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? दो होते, चार होते, वेरिएशन बोलते। अब कंटिन्यूअस का एग्जांपल है स्किन कलर। अगर आप स्किन कलर देखोगे तो स्किन कलर में आपको रेंज दिखती है। क्या विजिबल होती है? रेंज। तो जब भी किसी कैरेक्टर की रेंज विजिबल हो, 6 फीट हाइट, 5.5, 5-8 ऐसे, तो जब भी रेंज विजिबल होगी तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, और जब एक्सट्रीम विजिबल होगी वो डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर हो गया? कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस बोलो। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्लियर हो गया? ठीक है।
अब दिक्कत यह है कि डिसकंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने के लिए आपको जनसंख्या देखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, पॉपुलेशन चाहिए आपको, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये समझ में आ गया वेरिएशन? बोलो। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि हमारे पास, हाँ बेटा, क्यों डाल रही इसमें? बच्चे समझ देंगे। मैं तेरे को अगर मेंडल नहीं समझा पाया तो मैं वो नहीं समझा पाऊंगा। जैसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं ना, वो आएगा भी वहां पर, तो वो मैं बताऊंगा तुझे। लेकिन अगर जैसे, अगर मैं, जैसे तू पूछ रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड है, वाइट है और बीच में पिंक है, तो वो इस वाले में आ जाएगा। हाँ, सही है। और अगर सिर्फ रेड और व्हाइट होता तो डिसकंटिन्यूस में आता। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? सही है, आप इसको सोच सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा, एग्रीकल्चर जो थी, जो खेती थी, उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया था। तो एग्रीकल्चर कितनी पुरानी है हमारे पास? 10,000 साल के पुरानी है ना। एग्रीकल्चर हमारे पास 8,000 से 10,000 साल पुरानी है, ठीक है, इतनी ईयर ओल्ड है। हमें आइडिया जेनेटिक्स का नहीं था, पर फार्मर्स को यह पता था कि वेरिएशन का, फार्मर्स को यह पता था कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। सोर्स ऑफ वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फार्मर को पता था। इसीलिए उन्होंने दो चीजें करी। उन्होंने यूज किया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहे हो और उन उन कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करा के उन्हें आगे ग्रो कर रहे हो। मेरी बात समझो ध्यान से। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है हमने हाई ब्रीड की काऊ और उसमें क्रॉस करा दिया। डोमेस्टिकेशन का मतलब है उसे मौका दिया जिंदा रहने का। नहीं तो जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर आप सिलेक्ट कर रहे हो नेचर उसे मौका दे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि आम के पेड़ जैसे रोड के किनारे नॉर्मल पेड़ उगते हैं, ऐसा थोड़ी उग जाएगा अपने और उस पे आम लगे हों, क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट है, उसको नेचर ने सिलेक्ट नहीं कर रखा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसको हमने सिलेक्ट किया तो हमें उसे केयर देनी पड़ेगी, नहीं तो ग्रो नहीं करेगा वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि बहुत सारे फ्रूट्स के ट्री रोड के किनारे लगे हुए हैं, नहीं उगते, वो प्लांट्स नहीं है वैसे। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से क्या इवॉल्व करी हैं? नई ब्रीड, ब्रीड होती है एनिमल की, एंड वैरायटीज क्या हुई हैं? इवॉल्व हुई हैं। यस, उसका एग्जाम्पल हमारे पास है साहीवाल काऊ। क्या एग्जाम्पल है? साहीवाल काऊ। साहीवाल काऊ जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, पंजाब में, जो इस तरीके से इवॉल्व की गई है। क्लियर है? नोट करिए पहली स्लाइड ये। अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाँ भाई, वो एक अलग चीज थी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सुन, हम क्रॉस करा रहे हैं। हमने कैसे किया, मेरी बात समझ। जैसे मान ले हमने क्रॉस कराया, 4 बच्चे आए काऊ के, ठीक है, उसमें से 2 की 3 की प्रोडक्शन आई है, तो हम उसी काऊ को आगे जनरेशन बढ़ाने का मौका देते हैं। इसे कहते हैं कि हमने आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर लिया और फिर उसको चांस दिया। डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब पालतू बनाना नहीं है, उसको मौका देना अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने का। समझ में आ रहा है? हाँ। अब वो जो तू बोल रहे हैं कि हाइब्रिड और वो उसकी एप्लीकेशन चली गई है। हम बेसिक प्रोसेस पे बात कर रहे हैं, वो नहीं करना यहाँ पे। चलो भाई, हो गया? जल्दी लिखो बेटा, लिखना जल्दी है ना? हाँ, कुछ नए बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं आज। हाँ, पिज्जा के चक्कर में आए भाई साहब। है, कल पूरा भर गया था। अच्छा, तब ठीक है। बहुत बढ़िया। एन पीडब्ल्यू सबसे आया था, अच्छी बात है। सबको हक है भाई पिज्जा खाने का। बेटा मैं तो जब यहाँ से चला गया तो घर चला गया, फिर मैं जाके सो गया, क्लास थी मेरी। नहीं नहीं, मैं सो जाता हूँ खाली टाइम पे। हाँ, बहुत बैंड चेंज तोड़ दिया तुम लोगों ने, ठीक। बहुत बढ़िया। कल रो रहे थे, इमोशनल हो गए थे? अच्छा। अच्छा, पढ़ाई तो कर लो यार, पढ़ाई करो।
मेहनत करो बस, छोड़ो जान दो। देखो प्लान ये है, इस वीक में एमडी सर जब आएंगे एवोल्यूशन पढ़ाएंगे, उसके अगले वीक में जो होगा बायोटेक, तो उनका मेरे ख्याल से 10 वर्ष के आसपास खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो सुनो तो। हाँ, मंडे को एमडी सर आएंगे, उसके बाद एक बार जब दोबारा आएंगे उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब मैं आऊंगा तो मैं लगातार आपका जितना रहेगा 18 20 22 जब तक होगा, मैं रुक कर आपको प्रॉपर खत्म कर दूंगा। ठीक है। हाँ, सही है। तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करेंगे अभी सिलेबस पे, क्योंकि मैं 28 फेब के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपका और कुछ प्लान भी करते हैं आप लोगों के लिए। हाँ, मतलब 20 के आसपास करेंगे कोशिश। बोला है मैंने एमडी सर को भाई, बोल दिया मैंने, एक एक टेस्ट डलवाते हैं बीच में जूलॉजी के। बॉटनी के 2 हैं। ठीक है, मैं देता हूँ एमडी सर को, बात की है मैंने वैसे। ठीक है। हाँ, बाकी आपको केमिस्ट्री का फिजिकल का सर ने कुछ देना स्टार्ट कर दिया शायद। वो तो वाईटी पे मंडे से चालू कर रहे हैं। कुछ नहीं, 45 मिनट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको करना होगा कर लेगा। 45 मिनट में ज्यादा आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और उसमें क्या होगा, चीजें याद हो जाती है छोटी छोटी, अगर दिमाग में बैठ जाती है कि हेट्रोस्पोरस किस में होता है, वो चीजें सेकेंडरी मेमोरी में चाहिए हमें। बहुत सारा डाटा ऐसा होता है बायो का जो पैसिव है। जैसे हम लोग को क्या हुआ था जब स्टार्टिंग करी पढ़ाना, तो दिक्कत होती थी क्योंकि पैसिव मेमोरी में स्टोर नहीं था। अभी क्या है, सारा डाटा ऑलरेडी पैसिव मेमोरी में स्टोर है, मतलब हम रैंडम भी याद हो जाता है। तो ये क्या होगा, आपको जब 70-80% बायो का डाटा पैसिव मेमोरी में चला जाए, आप कुछ भी सोचो अचानक से याद आ जाए, तो आपको मतलब सही लेवल है, क्योंकि बायो में डाटा बहुत है, आपको याद आना जरूरी है बार बार। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, है, लिखो जल्दी करो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? पहला पेज पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, फर्स्ट पेज एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। उसमें कह रहा है हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखता है, आम मैंगो पे मैंगो लगते हैं। वो सब बातें छोड़ के काम की चीज पढ़ लेना। हेरिडिटी वेरिएशन वो चीज रीड कर लेना। हाँ बेटा, तो तुम लोग को गालियां खाने में मजा आता है नहीं? बहुत सही, आ जाओ। चांसेस है मैं बात करूंगा, अभी नहीं पता। ये लिख लिया बेटा? ये लिख लिया? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। भाई पढ़ाई करो ना, इस पे बात नहीं करो। हाँ, ये ठीक है। वेरिएशन इज, ये वेरिएशन नहीं होती। फिर दो पेरेंट में जो है वेरिएशन, उसको वेरिएशन नहीं बोलेंगे। सुनो सुनो सुनो, अरे अरे सुन तो लो, सुनते नहीं हो तुम। अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं। वो भी वेरिएशन है, पर वो वेरिएशन वो है जब आप किसी जनसंख्या में देख रहे हो। अभी आप क्या कंसिडर कर रहे हो कि उन माँ बाप के बच्चों को उस रेंज पे जब आप देखते हो ना, तो आप कहोगे कि हाँ, बच्चे का माँ बाप से क्या अंतर है। जब आप सारे ह्यूमन को ले लोगे, तब वो वेरिएशन जो है वो बन सकती है कि हाँ उसमें भी है। क्लियर है? ये चीज़ समझ आ रही है? वो लेवल अलग है देखने का। जैसे हमने कर पढ़ा है ना उसमें बायोडाइवर्सिटी में, जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज लेवल। तो किस लेवल पे आप देख रहे हो, वहां से हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम बात करेंगे मेंडल की। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एक सेकेंड रुक जा बच्चे, बस बात नहीं करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, सुनो। ये वाला एनसीईआरटी चेक करेंगे। किसको कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन? दोनों कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्या लिख रही है? वाइड लिख रही है, चेक करो। पिछले पेज पे है।
इससे पिछले पे बेटा, नीचे की तरफ देख, वाइल्ड लिखा है, वाइल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, बोल दो, बाद में आपको जो ऑलरेडी डोमेस्टिकेटेड है उनको भी देखना पड़ता है। क्या चीज बेटा? वाइल्ड का मतलब ये नहीं है, वाइल्ड सुनो, एक मिनट रुको, अरे शेर पालतू नहीं बना रहे यहाँ, नालायक बच्चे हैं। वाइल्ड वैरायटी का सुनो, एक मिनट सारे सुनो, रुक जाओ। जैसे मान लो आई कलर एक कैरेक्टर है, उसकी जो सबसे पहले आई होगी जीन, सबसे पहले आई तो होगी कभी, तो आई कलर की जो सबसे पहली जीन आई उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है डोमिनेंट, सबसे पहले जो आई। सही है? तो मान लो आप गेहूं जो उगाते हैं, तो गेहूं की जो शुरुआती वैरायटी होगी सबसे पहले, तो वो कहीं ना कहीं नेचुरली वाइल्ड में तो उगती होगी, फिर उसी को हमने पालतू डोमेस्टिकेटेड किया है। समझ आ रहा है? जैसे तुमको क्लास 10th में वो था कि कोहल राबी केल करके ऐसे कुछ वैरायटी, छोड़ दो, नहीं नहीं करते बात, ठीक है, छोड़ो वो छोड़ो। मैं कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं हमारे पास क्या होता है, जो वैरायटीज हम अब उगाते हैं गेहूं चावल इनकी, इसकी पहले कुछ वाइल्ड वैरायटी थी, उन्हीं को डोमेस्टिकेटेड करते करते हमने नई वैरायटी बनाई है। वाइल्ड वैरायटीज का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल वाइल्ड में तो उगती थी, उसके अलावा उसमें ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे। ओरिजिनल कैरेक्टर समझ में आता है? उसमें वो सारी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होती है। क्लियर है? सारी क्या प्रेजेंट होती है? डोमिनेंट एलील। ठीक है, अब आते हैं बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं मेंडल की। अब इसमें हम आपको वही डिटेल लिखवा रहे हैं जिससे क्वेश्चन आएगा। मेंडल के गांव का देश का नाम का कोई यूज नहीं है हमें, ठीक है, पर मैं कुछ आइडिया बता देता हूं आपको। मेंडल का बर्थ ईयर 1821 22 जो भी आपको मिल जाए। मेंडल की डेथ का ईयर 1885 है। आप समझो, मैं कुछ यहाँ पे सीक्वेंस पकड़ना चाह रहा हूँ। मेंडल का जो काम है, मेरी बात सुने ध्यान से भाई, सुन लो, सुन लो। हमारे काम का सिर्फ क्या है कि मेंडल ने किस ईयर में एक्सपेरिमेंट किया, किस प्लांट पे किया और कब पब्लिश किया। हमें सिर्फ ये समझना है कि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी समय के आसपास डार्विन के एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुए थे। ठीक है? तो सबसे पहले मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है पी प्लांट पर। किस पर किया है? एक्सपेरिमेंट ऑन पी। पी का नाम है पाइजम सटाइवम। ठीक है? कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हाँ, गार्डन पी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसी को हम गार्डन पी कहते हैं। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं? गार्डन पी बोलते हैं। इसमें ऑटोगैमी होती है, मेनली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। मेनली क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, पर क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। पर क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। क्लियर है? यस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसके जो ट्रेट हैं वो आसानी से विजिबल होते हैं। ट्रेट इजीली विजिबल होते हैं, बाहर से देखे जा सकते हैं। अब अगली कहानी ये है बेटा हमारे पास, जो आपको ध्यान रखनी है, कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका ईयर क्या है। एक्सपेरिमेंट ईयर है हमारे पास 1856 से 63। ठीक है? कितने साल तक? 7 ईयर तक। 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंगल एक्सपेरिमेंट 2 महीने 1.5 महीने चलता है पी प्लांट का। उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि एक ही एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किया, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए जिनका रिजल्ट इकट्ठा किया। ये क्लियर है? अब ये हमारे पास नीट 2018 में आया था ये शायद, तो नीट 2018-17 एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूं मैं, पर 2000 ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो 18 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हमारे पास इसके अलावा उन्होंने काम कब पब्लिश किया, वर्क पब्लिश कब किया है? हाँ भाई, काम कब पब्लिश किया है? हाँ, एनसीईआरटी में कहा लिखा है दिखाओ, 1865 कहां लिखा है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में ये लिखा है जहां क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिखी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की पहली लाइन है, क्रोमोसोमल इन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आगे जाएंगे बेटा, लिंकेज से पहले। हाँ,
उन्होंने अपना काम पब्लिश किया 1865 में, ठीक है, तो हम डाटा यही याद करेंगे। 1865 में उन्होंने अपना काम पब्लिश किया था। उसके बाद मेंडल के काम की रीडिस्कवरी, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी, हाँ रीडिस्कवरी जो है वो 1900 में है। तीन साइंटिस्ट हैं, हाँ, कार्ल कॉरेंस, डी वरीस। अच्छा, डी वरीस वही है जो म्यूटेशन थ्योरी का है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, जिस साल में, ध्यान सुनेंगे, सुनो, जो मेंडल का बर्थ ईयर है वो शायद 1812 है, 1812 है, नहीं 22 तो मेंडल, अच्छा सॉरी, डार्विन का, जो डार्विन का बर्थ ईयर है वो 1812 है, ठीक है, 1812 है, मतलब वो डार्विन। और उसने बुक पब्लिश करी थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। 1912 में डी वरीस की बुक है, तो उसके जस्ट 100 साल के बाद डार्विन के, डी वरीस ने, देखो तीन साइंटिस्ट हैं, डार्विन से पहले लेमार्क है, फिर डार्विन है, फिर डी वरीस है। एवोल्यूशन में तीन साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले लेमार्क है, डार्विन है, फिर डी वरीस है, ठीक है। डी वरीस बाद में आए थे, 1900 में है। डी वरीस के काम कब है? 1900 में, सही है। 1850 के 40 के आसपास किसके काम है? डार्विन के। 1859 में उन्होंने बुक पब्लिश कर दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। 1875 के आसपास, 1875 के आसपास वो और उनका बेटा काम कर रहे थे उस पे, ऑक्सिजन पे, फोटोट्रॉपिज्म पे। समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि डी वरीस, कार्ल कोरेंस और एक एरिक वॉन टेशमार्क, या शेमार्क बोलते हैं उसे, एरिक वॉन शेमार्क, जो कि, क्योंकि इसमें ये साइलेंट होगा टी, ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, ठीक है, क्लियर है। और इसमें से कार्ल कोरेंस ने मेंडल के काम को लॉ में कन्वर्ट किया, मेंडल के वर्क को डेवलप किया, किसमें? लॉ में। मतलब उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये लॉ है, कंट्रीब्यूशन मेंडल का ही काउंट होगा, क्योंकि मेंडल ने ऑलरेडी काम किया हुआ था ये। क्लियर है? सही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है? मेंडल ने परफॉर्म किया है, मेंडल ने क्या किया है? परफॉर्म किया है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। आप समझो, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्लियर है? इसकी डिटेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लियर है? ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, सुनना। नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है। आपने याद करो, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, वही है ये, वही है पढ़ रहे हैं। यस, याद करना, इनसे क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, इसलिए आएगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, लिख लो जल्दी, 2 मिनट है, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हम बिल्कुल वैसे जाएंगे जैसे मेंडल ने काम किया, ताकि उनकी चीजों को समझ सके, चीजें बोर्ड पे बताएंगे, उन्होंने कैसे काम किया, क्या सीखा, क्या समझा, उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है? वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी कि मेंडल एक्चुअल में क्या सोच रहा था। पर आप में से बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने जो ट्रेट ली थी वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन थी। यस, कैसी थी? कॉन्ट्रास्टिंग थी, हाँ एक्सट्रीम थी, सही है, एक्सट्रीम थी। और कैसी थी? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन थी। यस, यहां तक क्लियर है? ठीक है, लिख लो जल्दी से सब लोग। राइटिंग इतनी गंदी है, तू कलरफुल बना रहा है? कलर बनाने से क्या होगा? नहीं नहीं, बिकेगा तो इसका फोटो कॉपी, तो वो तो ब्लैक आएगा सब। हम्म, दिक्कत यह है कि तुम्हारे पास जो नोट्स हैं वो दूसरे के पास भी हैं, पर वो मैच नहीं कर रहे, और है मेरे ही। हाँ ना, दिक्कत ये है बस। हाँ, इसलिए टीचर को भी नहीं पता चल रहा है कौन से फॉलो करने हैं। टीचर भी कंफ्यूज है, देखने कौन से हैं लेक्चर। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, कुछ बात नहीं करो भाई, आ जाओ लिखो। पढ़ाई करा करो यार, ये सब बातें छोड़ो, पढ़ने पे ध्यान दो।
पढ़े भाई? तो ठंडा नहीं लग रहा है, चप्पल में घूम रहा है? कि अभी गया नहीं है वहां मंदिर में? इस्कॉन गया नहीं है अभी? है? शाम में जाओ एक बार, है ना, 2-3 जोड़ी चुरा के लाओ। कल तो गायब था। है? चलो आओ। आ जाओ, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो भाई, जाना नहीं, ये काम नहीं करना है हमें। हाँ, जूते मेरे से ले ले भाई, तू मेरे से ले ले, कितने चाहिए? अब समझ गया ना? पढ़ाई कर, पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, छोड़ो। इधर देखो, इधर आओ जल्दी से, बोर्ड पे आओ जल्दी। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखें, पहले समझो ध्यान से। ये दो स्टेप जो है, इसमें सबसे पहले हम देखो कैसे पढ़ेंगे, मेरी बात सुनो। हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसके स्टेप्स हैं, हम एडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहला स्टेप है पेरेंट का चुनाव, पेरेंट का सिलेक्शन। यहां पर मुझे क्या बातें पढ़नी है, यहां पर मुझे ये पढ़नी है कि हम प्योर किसे कहते हैं, समझना। जैसे प्योर ट्रू ब्रीडिंग, मेंडल ने क्या किया था, 14 प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ली थी। कितनी ली थी? 14। 14 प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी किसने? मेंडल ने। ये बात समझ में आ रही है? अब हुआ ये था कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग और प्योर जो वैरायटी ली थी हमारे पास, जो भी वैरायटी ली थी किसने? मेंडल ने, ठीक है। उनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया था। तो हमें पहले टॉपिक में क्या पढ़ना है, उन 14 वैरायटी के बारे में पढ़ना है। प्योर और ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है ये पढ़ना। तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है, पेरेंट का सिलेक्शन, तो इसमें सिर्फ इतना पढ़ेंगे। फिर मैं आपको क्रॉस बताऊंगा, तो क्रॉस में सिर्फ आपको यह बताना है कि यहां पर भी इमैस्कुलेशन और बैगिंग यूज की गई होगी, जो हमने पढ़ा था ना वो। तो ये जो दो स्टेप हैं, ये एक जनरल प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप हैं। लेकिन जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, एक नई वैरायटी बनाने के लिए करते हैं, मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मेंडल में के जो काम है इंपॉर्टेंट वो यहां है। क्योंकि हमारे पास, हम कोई नया प्लांट नहीं बना रहे, यहां पे हम एक्सपेरिमेंट करके एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट, और इन्फ्रेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। तो मेंडल ने जो कंक्लूजन दिए, यहां तक पहुंचना हमें। इन दोनों में हमारे पास बहुत कोई डिटेल नहीं है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एकदम आप ये मान के कि बच्चे को सही में कुछ आता नहीं है यहाँ पे, तो उसने काफी सारी बातें इसमें लिखने की कोशिश करी है कि ऐसे ले लेंगे प्लांट, ऐसे करा देंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी की कुछ जगह पे रीडिंग नहीं करनी होती इस चैप्टर में। इसलिए मैं कहता हूँ पहला पेज पढ़ लो, उसके बाद सेकंड पेज पे कहाँ क्या पढ़ना है वो चीजें बताएंगे। रियल एनसीईआरटी रीडिंग इस चैप्टर की आपने करनी है, जहां से आपका लॉ स्टार्ट होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ आ रहा है? इस चैप्टर की रीडिंग वहां से करनी है आपको। क्लियर है? नहीं तो क्या होगा, आपको कंफ्यूज रहोगे ये लाइन का क्या मतलब है। इस किसी लाइन का कोई डीप मीनिंग बीच में नहीं बन रहा, वो सिंपल क्रॉस है। तो हेडिंग डाल लो, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। 4 टॉपिक लिखो, पेरेंट सिलेक्शन सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी करो बेटा, जल्दी। लिख ली हेडिंग? हेडिंग लिख ली भाई? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पहला है पेरेंट का चुनाव, दूसरा है क्रॉस, तीसरा है ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, और फोर्थ क्या है? हाँ, फोर्थ है क्या? कंक्लूजन। फोर्थ क्या है? कंक्लूजन। ठीक है। चलें बेटा, आ जाओ, आओ जल्दी आओ। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमने यहां पर पेरेंट का चुनाव किया, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ध्यान से देखना,
ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ठीक है, क्लियर, देखते चलना इसको ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट की। पेरेंट कैसे सिलेक्ट किया होगा, तो सबसे पहली लाइन क्या है यह सुनो। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 14 प्योर, या इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी। कितनी ली थी? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी। कितनी ली है? 14। यहां तक समझ में आ रही है? मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी। अब ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है समझो। ट्रू ब्रीडिंग को ही प्योर कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग को ही क्या बोलते हैं? प्योर। प्योर का ही मतलब है होमोजाइगस। प्योर का ही क्या मतलब है? होमोजाइगस। मेंडल ने कैसे चेक किया कौन होमोजाइगस है? मेंडल ने चेक कैसे किया? हाउ मेंडल चेक कि कौन होमोजाइगस है? चेक फॉर होमोजाइगस। उसने क्या किया, नहीं बेटा टेस्ट नहीं किया यहां पर, उसने यहां पर क्या किया, सेल्फिंग करी। जैसे उसने ले लिया ये टॉल, तो टॉल को कई जनरेशन तक ग्रो करता चला गया। फिर टॉल आया, फिर उसने सेल्फिंग करी, फिर टॉल आया। तो अगर किसी में रिपीटेड सेल्फिंग में सेम ट्रेट आ रही है तो वो होमोजाइगस है। समझो, कोई चीज प्योर कब है, कोई चीज प्योर कब है? जब रिपीटेड सेल्फिंग में, रिपीटेड सेल्फिंग, सेल्फिंग समझ में आता है? सेल्फ पॉलिनेशन में सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस दे, सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस दे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर, सॉरी प्योर, प्योर प्योर। सुनो सुनो, कोई भी चीज, कोई भी चीज प्योर है मतलब होमोजाइगस है। मुझे कैसे पता? जब आप उसकी सेल्फिंग करते जाओगे वही चीज बार बार आती रहे। क्लियर है? तो सबसे देखो, दो तीन पॉइंट है इस टॉपिक के। सबसे पहला पॉइंट है कि मेंडल ने 14 प्योर वैरायटी या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सिलेक्ट करी थी। ठीक है, सिलेक्ट करी थी। क्लियर? मेंडल ने कैरेक्टर कितने लिए थे? 7। तो मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर लिए थे, जिसकी हमारे पास 14 ट्रेड्स थी। यस, 14 ट्रेड्स थी। और किसी भी एक कैरेक्टर में, किसी भी एक कैरेक्टर में ओनली 1 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ली थी उसने। एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ली थी, मतलब एक पेयर लिया था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का। 1 पेयर लिया था किसका? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का। ये वाली बात समझ में आ रही है? जैसे प्लांट हाइट के लिए उसने सिर्फ क्या लिया? टॉल और ड्वार्फ लिया, इस तरीके से। क्लियर है? तो मेंडल ने कितने लिए प्योर वैरायटीज, कितनी ली थी? 14। सही है। प्योर का क्या मतलब होता है? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर या होमोजाइगस। बार बार सेल्फिंग करने से अगर वही ट्रेट इनहेरिट हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर। सही है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर मतलब होमोजाइगस। क्लियर है? सही है। अब मेंडल ने कैसे क्रॉस कराया वो सुनो। मेंडल ने क्या किया, 7 कैरेक्टर ले लिए। अब 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे देखो। जो 7 कैरेक्टर लिए आप याद कैसे करोगे? सबसे पहला कैरेक्टर याद कर लो, प्लांट हाइट। यस, प्लांट हाइट कैरेक्टर है। उसके बाद दूसरा और तीसरा ये फ्लावर को लेकर है। सही है, एक फ्लावर का क्या है? कलर, और दूसरा फ्लावर की पोजीशन। फिर उसने क्या किया, 4th और 5th पॉड को लेकर किया। किसको लेकर किया? पॉड को लेकर। तो यहां पर उसने पॉड का शेप लेना है हमने, और फिर कलर लेना है। ऐसे 6th कैरेक्टर और 7th सीड को लेकर लिया, तो सीड का शेप और कलर। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम में बैठ के मुझे याद कैसे आएगा? हाइट पहले लिख लेना और अपने दिमाग में एफपीएस याद कर लेना, और ऐसे एरो बना लेना। पहले वाले में कलर ऊपर है, बाकी दोनों में कलर नीचे है। आपको सीक्वेंस से सातों याद आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम में बैठ के मुझे याद कैसे आएगा? हाइट पहला ले लिया, फ्लावर पॉड सीड 3 है, तो पहले वाले में कलर ऊपर है, बाकी में कलर नीचे है। तो जो मेरे पास एफ से फ्लावर है, तो फ्लावर की यहां पर क्या आएगी? पोजीशन। यहां पर पॉड की शेप, यहां सीड की शेप। इस तरीके से याद रखोगे तो आपको इजीली याद आएगा वहां पर। तो यहां पर फ्लावर का क्या हो गया? फ्लावर का क्या हो गया? पोजीशन। यस, यहां पॉड की शेप और सीड की शेप। यस,
ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा क्यों किया उसने, उसको ऐसा क्या जरूरत पड़ रही थी कि सीड के ही दो ले लिए, कुछ और ले लेता, सातों बिल्कुल ही अलग ले लेता, ऐसा क्या था? लिखो, आगे बात करते हैं, चलो कुछ काम की बात बताता हूँ। हाँ आसान था, ठीक है, सही है, ठीक है, चलो करते हैं। बेटा जब तक दिमाग नहीं लगाते लक भी हेल्प नहीं करता, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली। जल्दी करो जल्दी। करते हैं जल्दी। आपको यहाँ पे प्योर समझ में आ गया है? और बार बार प्योर कैसे आएगा? रिपीटेड सेल्फिंग से, बस ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए। फिर हम कैरेक्टर्स पे आ रहे हैं, ठीक है? फिर हम किस पे आ रहे हैं? कैरेक्टर्स पे। क्लियर? क्वेश्चंस क्या आएंगे मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। यहां से सिर्फ क्या आएगा? लाइन आएगी वो प्योर वाली। हाँ बेटा, सेल्फिंग करा रहे हैं, प्योर की सेल्फिंग में डिप्रेशन कैसे होगा? इनब्रीड डिप्रेशन तब होता है जब हेट्रोजाइगस होता है। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही नहीं जब सेम कैरेक्टर आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ टेस्ट क्रॉस नहीं किया, बार बार सेल्फिंग करके ये पता लगा लिया, हाँ श्योर कर लिया प्योर है कि नहीं। अगर कोई चीज प्योर है ना तो उसमें कभी डॉर्फ आएगा ही नहीं। हम ये चेक करें, हम ये नहीं पता कर रहे कि उसका जीनोटाइप क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं प्योर है, क्रॉस चेक कर रहे हैं बार बार सेल्फिंग करा के। ठीक है, लिख लिया भाई? अरे लिख लिया? बहुत बढ़िया। लिख लो भाई जल्दी। हाँ, चलो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बेटा जल्दी। बस यार पढ़ाई करो ना, कोई नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। चले? देखो, बस भाई बोर्ड पे ध्यान दो। हमारे पास ये 7 कैरेक्टर हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, यहाँ थर्ड पे क्या है? फ्लावर पोजीशन। फोर्थ पॉड शेप, फिफ्थ पॉड का कलर, सिक्स सीड की शेप, सीड कलर। अब जरा इधर देखो मेरी तरफ सारे। यहां पर पॉड शेप में एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ या स्मूथ टाइप्स का। इधर देखो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, पहले 2 मिनट सुन लो ध्यान से। आपके पास, सुनना ध्यान से, आपके पास टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं पी प्लांट में, क्रोमोसोम पेयर? हाँ भाई, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 7 पेयर। मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं, ये वो क्रोमोसोम नंबर थे जिन पर ये कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मैं इनके सीक्वेंस इसलिए कह रहा था आपको याद करने के लिए कि कुछ कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज में या मॉड्यूल में उनको रहता है कि ऐसा कुछ रहे। तो 4144, कहाँ चला गया?
अच्छा ऊपर है, यहां से जाएगा, नहीं आएगा, यहां से आएगा 4। मैं क्या बताऊंगा पहले वो सुन लो ध्यान से, रुक जाओ। 4144 571, ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर है जिस पर ये कैरेक्टर प्रेजेंट है। पहले पूरी बात सुन लेंगे तो लिखेंगे, फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। सबसे पहले ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इस 1 पर फ्लावर कलर और सीड कलर की जीन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? तो अब मुझे ये बताओ, टोटल तो 7 अलग अलग क्रोमोसोम है, तो जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे, क्या वो 7 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे? नहीं, 4 पे प्रेजेंट थे, 4 अलग अलग क्रोमोसोम पे, फोर्थ, 1, 5 और 7। समझ में आ रहा है? तो जो मेंडल ने ट्रेट ली थी, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, वो किस पे प्रेजेंट थे? प्रेजेंट ऑन 4 पेयर, यस, प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम। किस पे प्रेजेंट थे? 4 क्रोमोसोम पे थे। इसका यह मतलब हुआ कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उस पे 2 फैक्टर है। अब जरा समझो मेरी बात, अगर मैं इस जीनोटाइप को लिखना चाह रहा हूं, इस जीनोटाइप को, एक तरीका ये लिखने का है कि यहां कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है, यहां कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। एक तरीका ये लिखने का है। एक तरीका इसको लिखने का ये भी है कि मैं उसको अलग अलग क्रोमोसोम पे लिख दूं। समझ में आ रहा है? ये 2 तरीके हैं। यहां पर एक ही क्रोमोसोम पे 2 लोकस है, यहां पे ये लोकस अलग अलग क्रोमोसोम पे है। ये समझ में आ रही है? क्लियर है? मेंडल को, मेंडल जो था उनको पता नहीं चला, लेकिन रियल में 4 ही क्रोमोसोम पे ये 7 कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये बाद में पता चला होगा। मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो उन्होंने कैसे क्रॉस कराया बताता हूं। उन्होंने फ्लावर लिया, ठीक है, फ्लावर लिया, एक्सियल इसे कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सियल। एक्सियल मतलब ऐसे साइड में, इसे कहते हैं टर्मिनल। तो अगर उन्होंने, ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने हमारे पास, अगर उन्होंने एक्सियल टर्मिनल लिया और ये दोनों हमारे पास, ये दोनों ध्यान से सुनेंगे, अगर ये दोनों उन्होंने वायलेट ले लिए, तो इसका मतलब वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। किसी को समझ आ रहा है? उन्होंने कौन सा फीचर लिया है? फ्लावर पोजीशन। ये वाला क्या है? एक्सियल है। ये वाला क्या है? एक्सियल है। और ये वाला क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल समझ में आता है? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। और अगर उन्होंने इस तरीके से ले लिया, जिसमें जिसमें यहां पर ये है और यहां पर ये है, इसका मतलब उन्होंने एक्सियल लिया और उसके साथ वायलेट ले लिया। इन्होंने टर्मिनल लिया और उसके साथ क्या ले लिया? व्हाइट। अब ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। समझ आ रहा है? मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी ये डायहाइब्रिड है। डायहाइब्रिड क्यों है? क्योंकि हम कितने कैरेक्टर ले रहे हैं? 2। मोनोहाइब्रिड क्यों है? क्योंकि एक कैरेक्टर ले रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। मेंडल ने अगर फ्लावर कलर और पोजीशन का क्रॉस कराया होगा, ये दोनों तो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। मेंडल ने पॉड लिया होगा ऐसे, ध्यान से सुनना, एक ऐसा प्लांट लिया जिसका पॉड ऐसे स्मूथ था और एक ऐसा था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था। अगर मेंडल, ध्यान से देखना, अगर मेंडल ने ग्रीन वाले को ग्रीन से ही क्रॉस करा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि शेप का क्रॉस हो रहा है। और अगर मेंडल ने यहां पर येलो कर दिया होता तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता। कैसे डायहाइब्रिड होता? शेप कलर दोनों आ गई। इसका मतलब जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस कराए होंगे ना, तो ये जोड़े लिए होंगे, पॉड शेप पॉड कलर, सीड शेप सीड कलर, सही है, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। तो जब उन्होंने ऐसे जोड़े लिए होंगे ना, तो ये जोड़े वाइज देखो कभी सेम क्रोमोसोम पे नहीं है, तो बाई चांस उनको लिंकेज मिली ही नहीं। लिंकेज क्या होता है कि सेम क्रोमोसोम पर होना। हमें कैसे पता लिंकेज है? अब हमें पता है कि मेंडल के 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम पर ही हैं।
कौन से चार? चौथे पे, फर्स्ट पे, फिफ्थ पे और इस पे। लेकिन जब मेंडल क्रॉस करा रहे थे तो उनको लिंकेज मिली नहीं, क्योंकि जो जोड़े वो सिलेक्ट करते थे उनमें नहीं थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट है ना क्रॉस, ऐसा कैसे कर सकता हूं कि मैं वन के लिए ये ले रहा हूं और ये वन उठा लूं? तो मैं सीड और फ्लावर एक साथ देखना मुश्किल होगा। ये ज्यादा आसान नहीं है कि भाई मैं पोजीशन के साथ कलर भी देख लूंगा। भाई अगर मैं फ्लावर ही देख रहा हूं, पोजीशन और कलर दोनों देखना आसान है ना? सही है। तो ये डाई हाइब्रिड है, ये मोनो हाइब्रिड है। अभी ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। समझ में आ रहा है ये डाई हाइब्रिड क्यों है? अगर मैं इसका कलर सेम कर दूं, इसको भी दोनों को येलो कर दूं, तो ये मोनो हाइब्रिड है, क्योंकि मैं सिर्फ शेप देख रहा हूं। अभी मैं शेप के साथ क्या देख रहा हूं? कलर देख रहा हूं। तो जब उन्होंने ये जोड़े में लिए होंगे, उनको लिंकेज मिली नहीं बाई चांस। ठीक है। लिंकेज हम किसको कह रहे हैं? ध्यान सुनो, लिंकेज जिसको नहीं समझ में आ रही सुनो। ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर सेम है। तो अगर कैरेक्टर्स सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, उसे लिंकेज कहते हैं। ठीक है। अलग अलग पर होते हैं तो लिंकेज नहीं बोलते। मेंडल के टोटल पी प्लांट में कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के? 7। कैरेक्टर 7 ही थे, पर क्या सातों अलग अलग क्रोमोसोम पे थे? नहीं। कितने पे थे? 4 पे। तो आप ऐसे सोचो ना, 7 लोग हैं, 4 रूम में रह रहे हैं, तो किसी एक रूम में 2 को तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे कौन कौन सा कैरेक्टर था? प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप। फ्लावर कलर और सीड कलर दोनों फर्स्ट पे थे, फिफ्थ पे पॉड कलर था। लेकिन जो वो जोड़े सिलेक्ट कर रहे थे ना क्रॉस कराने के लिए, उनको ये पता ही नहीं था। ये तो हमें आज पता है, उनको ये नहीं पता था। पर जब वो जोड़े वाइज ले रहे थे ना, उनको बाई चांस लिंकेज नहीं मिली, नहीं तो रिजल्ट गलत आते। रिजल्ट वो आते ही नहीं जो जिन पे उन्होंने काम किया। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। ये समझ में आ रहा है? तो आदमी ने मेहनत करी, लक ने यहां साथ दे दिया। नहीं तो वो बनाते ही नहीं, कुछ नहीं लिखते वो लॉ वगैरह। इसका मतलब ये नहीं है जेनेटिक्स खोज ही नहीं जाती, कोई और खोज लेता। कुछ टाइम बाद खोज क्रोमोसोम मिलते ही खोज लेते। क्रोमोसोम मिलने की देर थी। नहीं, मैं कैसे खोज लेता? क्या टाइम पास कर रहे हो यार तुम? टाइम पास कर रहे हो ना तुम लोग? कर लो भाई, क्वेश्चन करो। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ये क्वेश्चन आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है? इस टॉपिक का सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन से हैं? टॉल और ग्रीन पॉड। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ये याद नहीं है, अगर ये याद नहीं है टॉल और ये डोमिनेंट रिसेसिव, क्वेश्चन गलत होगा। रीजन क्या है? सिर्फ यही पूछेगा कैसे, या तो ग्रुप में 4-5 लिख के काउंट करा लेगा, नहीं तो इंडिविजुअल ऑप्शन देके वो पूछ लेगा इसमें से डोमिनेंट ट्रेट पहचानो। एक ये क्वेश्चन आएगा, प्योर का मीनिंग आएगा बस। क्रोमोसोम नंबर नहीं पूछेगा, वो किसी की टेस्ट सीरीज दे रहे होगे वहां पूछेगा। पर बैक ऑफ द माइंड आप ये याद रख सकते हो कि सेम क्रोमोसोम पे नहीं थे, ये याद रख सकते हैं। ठीक है। चाहो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखाया जाता है खासकर जब 12th के बैच में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहता है और वो खाली होते हैं, तो कुछ कुछ लिखते रहते हैं, वो अच्छा रहता है। हाँ। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल। ये समझ में आ गया डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है उसमें? ठीक है, बना लो, बना लो चलो। बेटा रैंडम है, वो तो रैंडम है। हाँ, जो उसको विजिबल देख लिया, पर जो उन्होंने कैरेक्टर लेके क्रॉस कराया ना डाई हाइब्रिड वाले, उनमें बाई चांस लिंकेज नहीं मिली। ठीक है। चलो जल्दी करो, लिखो जल्दी से, आगे चल रहे हैं। जल्दी करो बेटा, फास्ट। हम्म। तुम कितनी बात करते हो भाई, दिक्कत हो जाएगी। लिखना जल्दी से। लिख लिया? लिख विल लिख के एनसीईआरटी पढ़ो।
जल्दी लिखो बेटा। जल्दी फास्ट। जल्दी लिखो भाई, ये कैरेक्टर याद कर लो साथ के साथ। वहां पर डाउट होता है कि पॉड में येलो था कि ग्रीन था। पॉड में ग्रीन है, सीड में येलो है। हाँ, राउंड रिंकल्ड है या स्मूथ रिंकल्ड है, ठीक है। और उसमें पॉड में इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड क्या होता है? फूला सीधा। और ऐसा वाला होगा उसको, हाँ, कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं। इन पॉड समझ में आता है? मटर का छिलके वाली चीज को कह रहे हैं। इन्फ्लेटेड मतलब ऐसा, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा। जल्दी करो, फास्ट। बगल वाले के कान में कुछ बोलो नहीं। हाँ, बोल बेटा। कौन? क्या चीज? क्रेडिट बुक कराएंगे वो टॉपिक अभी। असल में क्या होता है, जब मैं, मेरे पास डाटा बड़ा हो और मैं बार बार उसकी सेल्फिंग करूं, तो मेरे रिजल्ट को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 लोगों से पूछूं चाय पसंद है, 3 कह दे हाँ, एक कह दे ना, तो मैं 75% लोगों ने कहा चाय वो कोई मतलब थोड़ी है। मुझे कम से कम 4,000 लोग लेना पड़ेगा। तो जब तक सैंपल साइज बड़ा नहीं है, तो रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी नहीं है। समझ गया? यस। चले आगे। हाँ, सिर्फ हाइट में डिफरेंस है। और अगर उसने मान लो प्लांट हाइट के साथ सीड शेप ले ली, उसने नॉर्मली जब भी डायहाइब्रिड लिया ना, तो शेप में राउंड और येलो लिया होगा, ठीक है। ऐसे ही उसने क्या लिया होगा, फ्लावर में, हाँ, एक एक ऐसे। जैसे ये साथ लेना ज्यादा आसान है, इनको जोड़े वाइज साथ लेना आसान है नहीं। मैं इसको ले लूंगा तो मैं सीड ले लूंगा जो राउंड दिख रहा हो और येलो दिख रहा हो, है ना, और उसको मैं ग्रीन रिंकल से क्रॉस करा दूंगा, तो एक ही सीड से काम चल जाएगा, दोनों कैरेक्टर एक ही में दिख जाएंगे। ये कराना ज्यादा आसान है। यस। चलो भाई जल्दी करो। हो गया? चलो आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी बेटा। बस भाई, तूने लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़, वाला पैराग्राफ पढ़ना है। मैं बताता हूँ कहां से पढ़ना है। पेज जो 78 पुरानी एनसीईआरटी में, नई वाली में 54। 54 में जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ पहले। लास्ट पैराग्राफ पढ़ 54 का। और 78 वाला लास्ट पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ ध्यान से उसको। हो गया? नई एनसीईआरटी में कौन से पेज पे? 54 पे। पुरानी में कितना, 78 है? 70। अच्छा, 78 पे फिर वो लिखा होगा, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट। हाँ, 78 पे वो है। क्या चीज? नई एनसीईआरटी लेना? ले ले, मेरे को, मेरे से क्यों पूछ रहा है? अब क्या लेगा जब पहले नहीं ली तो? 4 तारीख का पेपर दे ले, फिर देख। ठीक है। हाँ, और नजर बनाए रखियो। है? पढ़ लो यार, पढ़ लो, है ना? है? हाँ, पढ़ाई करो, मेहनत करो। चलो भाई, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये ज्यादा, ये तो गलत है। 2 चाहिए। मोर देन 2 ट्रेट है, पर जो भी ट्रेट है कॉन्ट्रास्टिंग है, वो ज्यादा ठीक है। चलो आओ। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, ध्यान से सुनेंगे।
अब यहां पर मुझे सिर्फ क्या करना है, पहले सुनना 2 मिनट, आपके काम की चीज है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मुझे एज अ मेल प्लांट लेना है इसको, इसको एज अ मेल प्लांट लेना है। मेल का सिंबल ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, इसको एज अ फीमेल प्लांट लेना है। मैं किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल ले सकता हूं, इसमें किया मैंने ऐसे, इसको एज अ फीमेल प्लांट लेना है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो, मुझे क्रॉस कराना है किसके बीच में, प्योर पेरेंट के बीच में। तो मेरे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्रॉस करा रहे हैं किसके बीच में, बिटवीन प्योर, प्योर का मतलब हो गया होमोजाइगस, पेरेंट के बीच में। यस, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, जो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, उसी में हमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग करनी पड़ेगी। जिसको हम फीमेल प्लांट कंसीडर करेंगे, मानेंगे, उसी में मुझे इमैस्कुलेशन और बैगिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, सोचो। इसमें नहीं करनी, इसमें करनी है, एंथर हटा देना, इसका स्टिग्मा कवर करना है। इसमें नहीं करनी क्योंकि इसका तो पॉलन चाहिए मुझे। क्लियर है, इसका पॉलन चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मैं चाहूं तो ड्वार्फ वाले को मेल ले सकता हूं, इसको फीमेल, है ये बाइसेक्सुअल, पर मैं क्या करूंगा, किसी एक को मेल किसी एक को फीमेल लूंगा। ये क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। इमैस्कुलेशन बैगिंग किसमें करेंगे, जिसको हम एज अ फीमेल ट्रीट कर रहे हैं, है वो बाइसेक्सुअल। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, आफ्टर क्रॉस, आफ्टर क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, F1, F1 प्रोजेनी या हाइब्रिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। तो मेरे पास ये जो प्लांट आया, ये भले ही टॉल है, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये क्या हो गया, F1 हाइब्रिड। मैं प्रोसेस पढ़ा रहा हूं क्या किया होगा। दो पेरेंट लिए, प्योर थे, एक को मेल मान लिया एक को फीमेल मान लिया, इसका पॉलन इस पे डालना है, जिसको फीमेल मानना है उसका एंथर रिमूव करना है और उस पर बैगिंग करनी है। ये क्लियर है। अब उसके बाद जो आया उसको ग्रो किया, तो उसको बोला F1 हाइब्रिड। अब F1 हाइब्रिड की क्या करेंगे, सेल्फिंग। F1 हाइब्रिड की क्या करेंगे, F1 हाइब्रिड, या इसको बोलते हैं फिलियल वन जनरेशन। क्या बोलते हैं, फिलियल वन जनरेशन बोलते हैं, जो प्योर पेरेंट के बाद आती है। F1 हाइब्रिड इज, क्या करेंगे, सेल्फ्ड। सेल्फ्ड का मतलब होता है कि आप सेल्फिंग कर रहे हो। अगर सेल्फिंग की प्रॉपर डेफिनेशन देखें जेनेटिक्स वाइज, अगर प्लांट फिजियोलॉजी से देखोगे तो सेल्फिंग का मतलब है ऑटोगैमी और जीटनोगैमी। अगर जेनेटिक्स वाइज देखोगे तो क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम जीनोटाइप। समझ में आ रहा है, बोलो। जेनेटिक्स वाइज डेफिनेशन क्या है, F1 इज सेल मींस क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में, टू इंडिविजुअल ऑफ सेम जीनोटाइप। क्या है, सेम जीनोटाइप के दो इंडिविजुअल के बीच के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। कोई डाउट है किसी प्रकार का, बताओ, कोई डाउट है इस बात में। तो हमने क्या किया, पेरेंट लिया, क्रॉस कराया, इमैस्कुलेशन बैगिंग करी, फिर उसके बाद जो F1 आया उसको ग्रो किया, सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का वैसे मीनिंग होता है ऑटोगैमी और जीटनोगैमी। इसे ही इन ब्रीडिंग कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। यस, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को, इनब्रीडिंग, सेल्फिंग, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी लगभग एक जैसी बात है। ठीक है, क्लियर है, सही है। पर जेनेटिक्स में क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम जीनोटाइप। क्लियर, मतलब हमने क्रॉस करा रहे हैं, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके जैसे से ही। यस, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, F2 प्रोजेनी आएगी। F2 प्रोजेनी इज रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट ऑफ F1 सेल्फिंग। क्लियर है, F2 को क्या बोलेंगे, फिलियल टू। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअल में क्या था, मेंडल ने यहां तक नहीं रोका क्रॉस को, कई जनरेशन तक ले गया, F3 F4 कई तक। ठीक है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ F1 और F2 का रिजल्ट है। क्लियर है, ठीक है, बाकी का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, बाकी का रिजल्ट बना सकते हैं क्या सेल्फिंग करके,
बना सकते हैं, F3 बना सकते हैं। ठीक है चलो बना, घर पे बनाना, यहाँ ले है। हाँ, घर पे बनाओ, है ना। हाँ सेम बनेगा। सेल्फिंग में दो तरह का रिजल्ट आएगा, हेट्रोजाइगस का रिजल्ट आएगा F1 जैसा, होमोजाइगस का रिजल्ट आएगा प्योर पेरेंट जैसा, ऐसा कुछ आएगा। बहुत रिजल्ट होता है एक्चुअल में, क्या था, सबसे खास क्वालिटी मेंडल की थी, वो डाटा मेंटेन कर ले गया। और जब डाटा आप सही रखते हो ना, तो उससे, हाँ मैथ्स था, स्टैट्स था बेसिकली, उसमें लिखा हुआ है मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब आप डाटा सही मेंटेन करते हो ना तो अच्छा बनता है भाई, लिख लो यार, है ना। सेल्फिंग में तो जो टॉल आ गया उसको क्रॉस कराना है बस, इसमें सारे हेट्रोजाइगस ही आएंगे। मेंडल के क्रॉस में F1 जो था वो टॉल था, उसको पता ही नहीं था वो होमो हेट्रो है, तो उसने क्या किया, F1 की प्रोजेनी की सेल्फिंग करी। तो होमो हेट्रो तो हम वैसे बोलने एक अलग चीज है, पर रियल में क्या की, F1 की सेल्फिंग करी। ठीक है, नहीं समझ में आया? कैसे? बेटा ये जो आए हैं ये सारे प्लांट के जीनोटाइप सेम आए हैं, इसमें कैसे हो जाएगा? मेरी बात सुन, हम क्या कर रहे, तू क्या बोल रहे हो, कह रही है कि मैं अगर इसको क्रॉस करा दूं इससे, या कैपिटल टी इसको क्रॉस करा दूं इससे, इसी से। हाँ ठीक है, पर ये तेरे को मिला कहां से, ये कहां से आया? दो, आप वही तो, वही तेरे को समझा रहा हूं। मेंडल का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि जब प्योर में क्रॉस कराते हैं, ये रिजल्ट तब आएगा, ये गड़बड़ वाला रिजल्ट तब आएगा जब ये प्योर नहीं है। उसका एक स्टैंडर्ड मेथड है, पेरेंट प्योर होने चाहिए, F1 आएगा उसकी सेल्फिंग करनी, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है ये, इसमें कुछ नहीं चल रहा। और सेल्फिंग नहीं हुई वो तो ठीक है, पर जो मेंडल ने किया उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। यहां पर सेल्फिंग टॉल की टॉल के साथ है, जीनोटाइप तो उसे पता ही नहीं थे, मेंडल को नहीं पता थे जीनोटाइप, लेकिन जो आए थे वो सारे एक जैसे थे। चले भाई आगे, जल्दी, फास्ट। कुछ बच्चे सांस रुक गई उनकी, यहीं पर मेन है। अब यहां से कितने बजे क्लास होती है हमारी? तो 1 बजे के बाद होती खत्म। नहीं नहीं, 12:45 खत्म होती क्लास ना, हाँ। तो तुम अभी क्यों रो रहे हो? अच्छा लिखा नहीं है? भाई ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी करो, क्लास में तो बहुत टाइम है, एक भी बच सकता है उसमें, तो पढ़ाई करो। देखो जैसे जैसे तुम बदमाशी करोगे वैसे वैसे समोसा पिज्जे की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ पढ़ाई करो। ठीक है, नहीं बेटा, एक ही चीज अवेलेबल है, नहीं वो मिलेगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए, है ना। है, ऐसे नहीं बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं। जितना उन्होंने कराया ठीक है बेटा। आप लोग देखो बायोमोलिक्यूल तो वैसे भी मतलब नहीं पढ़ाते केमिस्ट्री वाले, वो केमिस्ट्री वाले लोग नहीं पढ़ाते, अब जबरदस्ती रात में बैठ के मेहनत करके, ठीक है वो उतना रिएक्शन करा दिए। हाँ दो चार ट्रिक आप वहां से देख लेना सुभाष सर वाले में से, जितना आपको कराया पेपर, बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट केमिस्ट्री का मुश्किल नहीं आता है, आसान आता है, आप प्रीवियस ईयर करके देखो। किसी ने पीवाई क्यू करे? हाँ केमिस्ट्री वाले पीवाई क्यू एक बार करके देखना, हाँ केमिस्ट्री वाले पीवाई क्यू करके देखना बायोमोलिक्यूल के, कुछ रिएक्शंस वाली चीजें फंसेंगी, बाकी बन जाएगा, तो उससे ज्यादा परेशान मत हो। है, हाँ कुछ नहीं बने, और जो नहीं बन रहे उनके टॉपिक लिख लो, वो पढ़ लो बस। जैसे मान ले मेरे को ग्लूकोज का नहीं बना, तो मैंने क्या, एक काम करना भाई, 1 मिनट सुन लो, केमिस्ट्री का पीवाई क्यू सॉल्व करो, उसमें जो आपके नहीं बन रहे हैं उनके टॉपिक्स नोट कर लो, उनको पढ़ लो, बस बात खत्म हो गई। क्लियर है पहली बात? बायोमोलिक्यूल जेई वाला भी देता है, तो बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन डिफिकल्ट देता ही नहीं कभी केमिस्ट्री में, आसान क्वेश्चन आते हैं, असेंशियल नॉन असेंशियल आ गया, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पूछ देगा,
ऐसा क्वेश्चन पूछता, बॉन्ड पूछ देगा। हाँ, प्रोटीन का कोड, क्या कोड? अरे नहीं करना चाहिए यार, वो याद ही नहीं होगा तुम्हें। मैं जेनेटिक कोड में कराऊंगा वो, मैं आपको 6 लिखवाऊंगा, उससे काम बन जाएगा। ठीक है, जेनेटिक कोड में सारे नहीं लिखवाऊंगा। फिर तो छोड़ दे क्वेश्चन। उसके चार्ट में क्या हुआ है, अमीनो एसिड के कुछ सिंबल दे रखे हैं, सिंबल पर मत कर उसको, कहां याद होगा वो। हाँ वो छोड़ दे, सिंबल याद नहीं होंगे हमसे, मुझे भी याद नहीं होता वो। ठीक है, रिजल्ट ऑफ क्रॉस पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इधर सुनो ध्यान से बेटा, देखो देखो इधर देखो सारे सब लोग, ये है मेन चीज। यहां से आपको रियल में ये समझ में आएगा कि मेंडल एक्चुअल में क्या सोच रहे थे और क्या है। देखो ध्यान सुनना है, मान लो ये प्लांट था, मेंडल के अनुसार उन्होंने प्योर पेरेंट लिया, टॉल को किससे क्रॉस कराया, डॉर्फ से। ये प्योर पेरेंट है, ये क्या है, प्योर पेरेंट है। ये हमारे पास क्या है, F1 हाइब्रिड है। यस, F1 क्या है, हाइब्रिड है। यस, ये कैसा है, टॉल है। इसकी हमने क्या करी है, सेल्फिंग करी है। क्लियर है, हमारे पास टॉल आ गए और हमारे पास डॉर्फ आ गए। कितने, ये तीनों टॉल हैं, ये डॉर्फ है। अब सुनो ध्यान से, उन्होंने सबसे पहले क्या रिजल्ट है, देखो रिजल्ट का मतलब F1 जनरेशन। तो देखो उसने उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला F1 जनरेशन, F1 जनरेशन फिनोटाइप की बात कर रहा है। F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है वो मैच कर रहा है एनी वन ऑफ पेरेंट से, मैच या सिमिलर है, किससे, एनी वन ऑफ पेरेंट, किसी भी एक पेरेंट से सिमिलर है। अब यहां पर दिमाग ये बोल रहा है सर टॉली तो आ रहा है, इस वाले से सिमिलर है, पर पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आप अगर मेंडल के नजरिए से देखोगे, उसको डोमिनेंट रिसेसिव पता ही नहीं था, वो तो बाद में पता चला होगा ना। तो अभी तो उन्होंने F1 का रिजल्ट देखा, कहा यार सारे टॉल आ गए, और एक पेरेंट से 100% मैच कर रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये 1 मीटर का प्लांट है तो ये 90 सेंटीमीटर होगा, ऐसा नहीं है। 100% मैच कर रहा है, कंप्लीटली मैच कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो, कंप्लीटली मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है। अब उसने दूसरा, उन्होंने रिजल्ट क्या देखा कि जो F2 जनरेशन में ड्वार्फ अपीयर हुआ, जो छुप गया था, ड्वार्फ प्रोजेनी दिखी, जो क्या थी, जो क्या थी बेटा, नॉट विजिबल इन F1, नॉट विजिबल इन F1। तो ये भी एक अजीब बात है कि ऐसी चीज जो F1 में आई नहीं, दोबारा ड्वार्फ में कैसे आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यहां छुपी हुई है। अब इसके लिए उसके दिमाग में कुछ चीजें चलने लगी। क्या चीजें चल रही थी कि यार टॉल और ड्वार्फ को कोई ऐसी चीज है जिसे हम फैक्टर कहते हैं, कंट्रोल करता है, और वो फैक्टर जोड़े में है, क्योंकि यहां छुपा हुआ था तभी तो यहां दिखा। अगर सिंगल होता टॉल वाला तो फिर यहां ड्वार्फ आता ही नहीं। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये जो उसने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो सिर्फ क्या है, कुछ जो रिजल्ट आए ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक होता है कोई चीज एक्सपेरिमेंट से दिखे, मुझे मुझे ये दिखा तो मैंने लिख दिया। एक होता है जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट से जो उसने कंक्लूजन लिखे वो रियल है, पर वो दिखे नहीं थे उस वक्त उसे, उसकी सिर्फ प्रिडिक्शन थी और वो 100% सही बैठ रही थी, क्योंकि उसने रिजल्ट इतने अच्छे मैनेज किए थे। मेरी बात समझ में आ रही है, रिजल्ट्स को देख पा रहा था। अब दूसरा क्या हुआ है, F2 में टॉल ज्यादा है, F2 जनरेशन में क्या है, टॉल ज्यादा है। टॉल कितना है हमारे पास, कितना है, हर 3/4 क्या है, टॉल है, और 1/4 कितना है, डॉर्फ है। ये थे तीन रिजल्ट कि F1 जनरेशन जो है वो 100% मैच कर रही है। F2 जनरेशन में डॉर्फ आया जो F1 में नहीं आया, और F2 जनरेशन में टॉल ज्यादा आए डॉर्फ से। अब उसने क्या किया, ध्यान सुनेंगे एक बार, ये बता दूं फिर लिखने का टाइम दे रहा हूं। अब उसने क्या किया, जिसे हम इन्फ्रेंस कंक्लूजन कहते हैं, उसके दिमाग में कुछ घूमने लगा। उसको जीन नहीं पता थी, उसको सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा दिख रहा था यार, ऐसा कुछ है जिसको वो फैक्टर बोल रहा था। सही है, उसके दिमाग में जो चल रहा था, उसको क्रोमोसोम नहीं पता थे। क्रोमोसोम 1880 के आसपास डिस्कवर हुए हैं, और उनकी मूवमेंट 1900। क्रोमोसोम डिस्कवर होना अलग चीज है,
मूवमेंट का मतलब माइटोसिस मियोसिस। समझ में आ रहा है? तो ये 1900 के आसपास डिस्कवर हुई है। तो उसके दिमाग में चल रहा था यार कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रेड कंट्रोल करती होंगी। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा है, समथिंग, कुछ ऐसा है, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट, कुछ ऐसा है जो अनचेंज मैनर में, बिना बदले, अनचेंज मैनर में, है ना, अनचेंज मैनर में, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट, कहां कैसे अनचेंज मैनर में, हमारे पास कहां से कहां, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट टू प्रोजेनी। और पेरेंट टू प्रोजेनी क्योंकि वो पॉलन यूज कर रहा था तो वो समझ रहा था बाई गैमेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो देख नहीं पा रहा था, बाद में बोला दैट समथिंग इज, बेसिकली वो समथिंग क्या है, फैक्टर है, जिसको आज जो एक यूनिट है उसके अनुसार इनहेरिटेंस की, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से। तो उसने बोला कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, जैसे ये रहा, कुछ ऐसा है जो फैक्टर है जो अपनी इंडिविजुअलिटी, मतलब इसमें इसकी कोई शेप चेंज नहीं हुई, इसमें कोई टूट फूट नहीं हुई, ये स्टेबल तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ये जो चीज थी इसको वो देख पा रहा था एज अ फैक्टर। वो कह रहा था कुछ ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा, वो कोई जीन नहीं सोच पा रहा था, ना क्रोमोसोम सोच पा रहा था। तो मान लो ये मार्कर है, ये फैक्टर है, उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था। तो उसने उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन बनाई अपने रिजल्ट से। सबसे पहले उसने क्या बोला, उसने बोला जो हम फीचर मान रहे हैं फैक्टर के, उसने बोला कि जो फैक्टर हैं, फैक्टर जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। फैक्टर क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यस। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि फैक्टर स्टेबल होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, चेंज नहीं होते, नॉट गेट चेंज। इसका मतलब यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि बाकी इससे पिछले वाले साइंटिस्ट कह रहे थे कि जो टॉल का फैक्टर आया और ड्वार्फ का फैक्टर आया मिलके कुछ नया बना दिया, इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। मेरी बात समझो, साथ आया लेकिन मिक्स नहीं हुआ। मेंडल क्लियर थे कि ये साथ आ रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? फिर उन्होंने बोला कि फैक्टर नहीं बदलते हैं, फैक्टर चेंज नहीं होते हैं। फिर उन्होंने बोला फैक्टर एक यूनिट है, फैक्टर स्टेबल है, फैक्टर जोड़े में होता है। फैक्टर किस में होता है, जोड़े में होता है। और अगर डिसिमिलर पेयर टाइप का फैक्टर है, डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर पेयर है, तो ओनली वन एक्सप्रेस करता है, सिर्फ एक दिखता है। अब ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, इनको बाद में लॉ में कन्वर्ट किया गया। समझ में आ रहा है? ये तो पेपर में लिखा था, उन्होंने लिख के जो पेपर पब्लिश किए थे वो ये पॉइंट्स थे। ऐसे ही मिलते जुलते और भी पॉइंट्स थे, मतलब ये पॉइंट्स थे। उनको कुछ नहीं दिख रहा था, उनको ये दिख रहा था, देखो, उनको ये दिख रहा था कि फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ये हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ऐसे देख रहे हो, यहां से ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं, उनको ये फैक्टर्स दिख रहे थे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से उन्हें फैक्टर्स दिख रहे थे, ये ऐसे, ये फैक्टर्स उनको दिख रहे थे कि यार ये फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से फैक्टर्स दिख रहे थे। अगर आप टोटल फैक्टर काउंट करो टॉल वाले, कितने हैं, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और ड्वार्फ वाले भी 4 हैं। जब टॉल और ड्वार्फ के फैक्टर बराबर है पर तो टॉल कैसे ज्यादा हो गया, इसका मतलब किसी एक को ज्यादा मौका मिल रहा है। समझ आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है, नेचर ने बराबर मौका दिया। क्लियर है? मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। गैमेट बनते वक्त, ध्यान से सुनना, गैमेट बनते वक्त हर चीज के बनने की पॉसिबिलिटी 50% है। ह्यूमन में भी सभी के अंदर उतने ही फैक्टर होते, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जितने लोग मान लो टॉल हैं, उतने ही ड्वार्फ, अगर मैं ह्यूमन की एक बात कर लेते हैं, उतने बराबर होने चाहिए थे। मैं बात करता हूं उस तरीके से। रियलिटी में क्या है कि नेचर क्या करती है, नेचर भी चीजों को सिलेक्ट रिजेक्ट करती है। मतलब क्या है कि जो हम देखते हैं ना, वो सिर्फ जीनोटाइप के थ्रू आई हुई चीज नहीं है, उस पर किसने काम किया है, एनवायरमेंट ने भी काम किया है।
मेरी बात समझ पा रहे हो? किसने काम किया है? एनवायरमेंट ने भी काम किया। अब जरा इसको ऐसे समझते हैं। हम आपको एक चीज समझा रहे थे कि जब भी किसी कैरेक्टर का पहला जीन बनता है उसे हम उसकी वाइल्ड टाइप जीन कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई कलर कभी तो पहली बार बना होगा, कभी पहली बार बना होगा ना आई कलर का। ऐसा तो नहीं कैरेक्टर बैक्टीरिया में तो नहीं है, समझ में आ रहा? प्रोटिस्टा में तो है नहीं, कभी तो बना होगा। तो जब किसी कैरेक्टर की पहली जीन बनती है वो वाइल्ड टाइप होती है, उसमें मॉडिफिकेशन से दूसरी एलील बनती है। तो क्या मैं इसको अनमॉडिफाई बोल सकता हूं? दूसरे वाले को म्यूटेंट या मॉडिफाइड बोल सकता हूं। अब म्यूटेंट, जो ध्यान सुनेंगे, वो जो म्यूटेंट है वो अभी म्यूटेशन है। एलील तब बनेगी जब उसकी संख्या ज्यादा होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो आई, और दूसरी चीज, और एक और बात समझना, मान लो यहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है, तो इंडिया की पॉपुलेशन में इंडिया के लोगों से ही मैरिज हो रही है मान लेते हैं। तो जो एलील मूव कर रही है आई कलर की, मान लेते हैं ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे ही मूव कर रही है जनसंख्या में। जब तक कोई नई ना बने म्यूटेशन से उस लोकेशन पर, या कोई बाहर से इंडिविजुअल ना आ जाए दूसरी आंख का कलर लेके, तब तक उस पॉपुलेशन में तो नहीं आएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो, ये चीज समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यही सब होता है जीन फ्लो और ये सारी चीजें। एक्चुअल में क्या करते होता है, एक जनसंख्या का पूल बनता है जीन्स का। सही है? हमारे यहाँ पे मान लो जितने लोग बैठे हैं सब में 99% जीन है, कुछ अनकॉमन भी तो होंगी। उन अनकॉमन को ऐड कर दो और कॉमन को ले लो, वो सारी जीन जीन पूल है। अगर बाहर से कोई आएगा तो नई जीन तभी ऐड होगी। ये क्लियर है? तो जीन पूल जनसंख्या का होता है। क्लियर है? नई जीन बने इसके कोई चांस नहीं है अब। रीजन, क्योंकि हम जो टाइम देखते हैं और जो एवोल्यूशन के लिए टाइम चाहिए उसमें बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर मात्र 10,000 साल पुरानी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र 250 साल पुराना है। हमने अर्थ के आधे से ज्यादा रिसोर्सेज खराब कर दिए, और जीन बनने के लिए लाखों साल चाहिए। तो शायद हम कोई जीन देख नहीं पाएंगे नई बनती हुई। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आपके डीएनए में आज भी ऐसे नॉन कोडिंग रीजन है, तो नई जीन बनने के चांस, नए कैरेक्टर बनने के भी चांस हैं। मान लो कोई नया कैरेक्टर बन जाए, जैसे मान लो, मेरी बात समझना, जीन फिर भी बन सकती है, क्योंकि ठीक है हो सकता है आंख की कलर की कोई नई जीन बन जाए, फिर भी बन सकते, रेयर है। नया कैरेक्टर तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि नया कैरेक्टर बनने के लिए पता नहीं किस तरह की म्यूटेशन होगी, कितनी ज्यादा होगी, तब कोई नया कैरेक्टर बनेगा, और उस लोकेशन पर बनेगा जहां पर कोई पुराने कैरेक्टर ना हो, या पुराना कैरेक्टर हटाने पे फर्क ना पड़े। समझ पा रहे हो? है हमारे पास नॉन कोडिंग रीजन, इसी को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताएंगे क्या चल रहा है। लेकिन अपने दिमाग में बिठाओ, मेंडल एक सीधी जेनेटिक्स की बात कर रहा था। हर कैरेक्टर की दो ट्रेट, टॉल, ड्वार्फ, क्योंकि मेंडल को कुछ दिख नहीं रहा था। उसने जो रिजल्ट देखे उससे आइडिया लगा लिया कुछ है जो कंट्रोल कर रहा है, और वो जोड़े में है, और वो बिहेव भी कर रहा है डोमिनेंट, ये उसने फील कर लिया। आप सोचो, उसने जो भी बात लिखी है सिर्फ प्रिडिक्शन है, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, माइक्रोस्कोप थे नहीं, कुछ था नहीं। और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 1900 में 3 साइंटिस्ट ने ट्राई किया होगा उस काम को, नहीं, पहले भी किया होगा लोगों ने, पर उनको समझ ही नहीं आया। रीजन बताता हूं क्यों। वो मेंडल के साथ में उनके एक फ्रेंड थे, जिन्होंने आरबीसी पे काम किया, नगेली नाम था। उन्होंने उनको बोला कि आप दूसरे किसी पे करके देखो, फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। एक प्लांट पे, हॉकवीड नाम था, उस पे करके देखो, रिजल्ट नहीं आए, हो सकता लिंकेज मिल गई हो। मेरी बात समझो। तो मेंडल ने जो पेपर पब्लिश किए स्टैंडर्ड थे, उसके साथ डार्विन की फाइंडिंग्स आ गई, जहां पर काफी सारी बातें कंटिन्यूस वेरिएशन को लेकर बोली गई हैं। क्लियर है? और वेरिएशन को लेकर डार्विन भी चुप थे, आ कहां से रही है, वो तो उसने बताया, क्या नाम है, डी वरिस ने, की म्यूटेशन से आती है। क्लियर? तो एक तरफ डार्विन का काम है जो 1859 में पब्लिश है, और बहुत अच्छे से पब्लिश है। रीजन अच्छे से पब्लिश का मतलब यह है, डार्विन इंग्लैंड से था बेटा, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, इन कंट्रीज का दबदबा था साइंटिस्ट लेवल पर भी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा इन्हीं लोगों को मिला था। ये क्लियर है? तो ये सब रीजन रहे इनके फेल होने के। फेल होने के 2-3 रीजन जो सॉलिड जाते हैं। एक काम, वर्क पब्लिश ही नहीं हुआ, तो लोगों को नहीं पता चला। समझ में आ रहा है? मैथ्स यूज कर रहे हैं, सही है।
फिर तीसरी चीज मेंडल ने बताया नहीं फैक्टर है कहां, न्यूक्लियस में, पर है कहां, तो इमेजिनरी चीज होगी ना फैक्टर। आज हम जानते हैं कि फैक्टर क्रोमोसोम पे होते हैं, वो तो तब होगा ना जब क्रोमोसोम डिस्कवर होंगे, जब क्रोमोसोम ही डिस्कवर नहीं, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। ये क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों स्लाइड जल्दी से, जल्दी कर लो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी कर लो। देख लो, तुम में से कोई बीड़ी पी रहा होगा बाहर जाके, नहीं? यही काम है तुम्हारे। मैनेजमेंट वाले पीते हैं तो ऐसे क्या बोल रहे हो? तुम में से आधे बाद में जाके स्मोक करेंगे, हम नहीं जानते। हाँ, चाय पीने के बाद फिर वही ऑप्शन है। हाँ, है साइंटिस्ट। हाँ, फ्रेंड था उसका, उन्होंने बोला इस पे करके देख, फेल हो गया। नहीं नहीं, पता नहीं था एक्चुअल में। नगेली का वर्क जो है आरबीसी पर है, जो हमने वो नहीं करा था आरबीसी का स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड काम है। पर दिक्कत क्या थी ना, मेंडल कुछ ही चीजों में अपने एक्सपेरिमेंट कर पाया, पर जो किया वो एकदम सटीक बैठा। हाँ, सेकेंड स्लाइड लिख लो, चलो जल्दी, कोई लिख रहा है ये? जल्दी करो, सेकेंड स्लाइड लिखो। एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पेज ये वाला पढ़ेंगे, समथिंग बिंग स्टेबली पास्ट। पेज कौन सा है? ये वाला 56 पेज, पुरानी एनसीईआरटी 78 होगा। नई वाली 56, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, एलील समझ में आएगी आपको। दिखा रहा हूं बेटा, इसमें कुछ था, लिख लेना ये वाला सबने। हाँ, पढ़ो भाई जिसके पास एनसीईआरटी है। अभी तक जो भी एनसीईआरटी पढ़नी थी इस चैप्टर में, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है सबसे। और देखो उसमें एलील समझने की कोशिश करो। हम्म, कैपिटल टी, उसी के डीएनए में मॉडिफिकेशन करके स्मॉल टी बना रहे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दो एलील हो गई, दो जीन भी हो गई। तो एलील आर स्लाइट मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ सेम जीन। मान लेते हैं एक कॉमन स्ट्रक्चर है, उसकी ये फॉर्म है, उसकी ये फॉर्म है, या इसी की वो फॉर्म है, तो ये आपस में एक दूसरे की फॉर्म हो गई ना। ठीक है, यस, हाँ लिख सकते थे। एक्चुअल में क्या है कि उससे ही बनी है, तो वो आपस में एक दूसरे की मॉडिफाइड फॉर्म है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे उसमें लिखा हुआ है जीन्स और एलील्स, दोनों में ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक जीन की दो एलील होती हैं। एस लिखा है, देख लो। एक दूसरे की एलील है। हाँ, जैसे क्या है, तू तेरा भाई, वो तेरा भाई है, तो उसका भाई है, दोनों भाई भाई है ना। समझ ध्यान से। तो कैपिटल टी की स्मॉल टी एलील है, तो स्मॉल टी की भी तो कैपिटल टी एलील होगी। हमें कैसे पता कि कौन किसकी मॉडिफाई है? वो तो डोमिनेंट हो गया इसलिए क्या नहीं, इससे वो बना होगा। नहीं तो हमें कैसे पता कौन किससे बना होगा? नहीं समझ में आया भाई? इसमें पहला कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, चलो पढ़ लो एनसीईआरटी, इतना ही कर रहे हैं आज, कल करेंगे यहां से आगे, ठीक है।
वाह, खुशी की लहर, खुशी की लहर दौड़ते हुए।